अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है, सैयद साजिद शाह। अ, तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम की इल्मी तारीख में एक इल्म कलाम का एक बड़ा दौर रहा है जी। और उसमें जो है वो प्री इस्लामिक फिलोसफर्स का इम्पैक्ट भी रहा है हमारे मेजर थिंकर्स पे। तो ये जो आपका जो नुक्ता नजर जो आपने बयान किया है, वी एग्री विद इट। तो ये इसमें किस हद तक मुख्तलिफ रहा है जो पहले इल्म कलाम की एक एक ट्रेडिशन रही है हमारे अंदर, जो बेसिकली ग्रीक से शुरू होती है, उसने हमारे थिंकर्स को इफेक्ट किया है, फिर वो इमाम राजी से होती हुई जो है वो, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। तो इसमें किस हद तक आपका मकतब फिक्र मुनफरिद है? देखिए ये यानी इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैं बुनियादी बात दो एक अर्ज कर देता हूँ। पहली बात यह है कि फ़लसफ़ी और इल्म कलाम दोनों के जो माहिरीन थे, इनका बुनियादी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है पुराने ज़माने में, ख़ास तौर से अब तो एम्पिरिसिज्म भी आ गया, लेकिन जो हमारे सुकरात और प्लेटो वगैरह थे, वहाँ से जब मुसलमानों के यहाँ आया तो उसको कह रही रीज़न सबसे ज़्यादा इनके यहाँ पसंदीदा था कि रीज़न से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। बल्कि जिन लोगों के आपने नाम लिए, इब्न रुश्द ले लीजिए, अल-किंदी ले लीजिए, मुसलमानों के अंदर बोली सीना ले लीजिए, फ़ाराबी ले लीजिए, फिर इमाम गज़ाली ले लीजिए, इनके यहाँ जो बुनियादी इल्म का सोर्स है वो रीज़न है। जबकि हम रीज़न को अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी समझते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक सही हक तक पहुँचने का सोर्स वो वही है, रेवलेशन है, अल्लाह ताला की बात है या कुरान मजीद या अंबिया की बात है। तो साहिब इसलिए साहब, अगर माजरत के साथ कदा कलामी अगर माफ फरमाइएगा, कोई बात है। क्योंकि ये सवाल से रिलेटेड है इसलिए मैं बीच में पूछ रहा हूँ। हमारे साथ शाहिद जमील साहब हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इल्म कलाम जो है उसको डिफाइन कर दें क्या होता है, तो वो फिर जी बहुत जी जा हमारे यहाँ जब यूनानी फिक्र की ट्रांसलेशन हुई है, तो उसमें ये हुआ कि जो ग्रीक फिलॉसफी थी उसको जब मुसलमानों ने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद वो तो कायनात के बारे में था और कायनात की रियलिटी क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई। तो चूंकि हमारे यहाँ तो मज़हब के पूरे 5 अकीदे मौजूद थे, तो अब इन अकीदों को अकल की रोशनी में साबित करने का नाम इल्म कलाम है। यानी जो फ़लसफ़े में चीज़ें थी वो मेटाफिज़िक्स थी, फ़िज़िक्स थी, उनके ऊपर काम होता था, उनके ऊपर सोचते थे। उस वक़्त साइंस और फ़िलॉसफ़ी अलग-अलग नहीं थी। तो यूँ समझ लीजिए कि फ़िलॉसफ़ी के अंदर ये सारा कुछ होता था। जब मुसलमानों के यहाँ आया तो उन्होंने एक इसके अंदर ऐड किया एक हिस्सा, वो ये था कि हम अल्लाह को साबित करें, हम रसालत को साबित करें यानी नबूवत को, और हम ये साबित करें कि आखिरत होनी है। और शिया ने अपना एक और मौजू इसमें डाला कि इमामत को हम साबित करें कि इमामत का क्या तस्वर है। तो ये चीज़ें जो हैं ये फ़लसफ़े में जब ऐड हुई, तो इस हिस्से को जिसमें ये 5 चीज़ों का दिफा किया जाएगा, ख़ास तौर से 4 चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया, तो इसको इल्म कलाम कहेंगे। अकल से साबित करना, कुरान सुन्नत से नहीं, अकल से साबित करना, रीजनिंग से साबित करना। तो मसलन ये बात कही गई कि कायनात मूव कर रही है, तो मूव करने वाली चीज़ जो है वो, इसका मतलब है कि वो एक्सीडेंटल है, अभी वजूद में आई है, किसी टाइम पर वो वजूद में नहीं थी। तो इस दूसरी ये कि जो मूव कर रही है तो इसको किसी ने हरकत दी है। तो जो खुद हरकत में हो, इसका मतलब है कि उसको किसी ने हरकत दी है। तो इसलिए कायनात का एक अनमूव्ड मूवर होना चाहिए, जो जिसको हम खुदा कहते हैं। तो खुदा को साबित करने का तरीका ये इख्तियार किया गया। ये पुराने फलसफियों के यहाँ भी था, लेकिन उनका जोर ज्यादा इस तरफ नहीं था, लेकिन हमारे इल्म कलाम में ये आ गया। तो ये है इल्म कलाम। तो अब मैं वापस आता हूँ उनके पहले हिस्से की तरफ। तो इल्म कलाम में और फलसफे में मेजर सोर्स जो है बातों को साबित करने का, वो अकल रही है। और किसी हद तक आप समझ लीजिए कि एम्पेरिकल डाटा रहा है कि हम जो भी सेंसेस से चीज़ों को देखते हैं उसके लिहाज से चीज़ों को साबित कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत माइनर समझा जाता था इसको। बल्कि इमाम गजाली तक को आप देखिए, इमाम गजाली ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि भाई मेरी आंखें सबसे ज़्यादा
ताकतवर मेरी सेंस है, एक सेंस ऑर्गन है, लेकिन साए को, दरख्त के साए को ये देखती है, तो ये तो साकिन देख रही है उसको, और अगर मैं आधे घंटे बाद आऊंगा तो साए की डायरेक्शन चेंज हो चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि मेरी, हालांकि ये जंप नहीं लगाया साए ने, बहुत ग्रेजुअल, उनके अल्फाज हैं, जर्रा जर्रा करके आगे बढ़ा है, और मैं इस जर्रा जर्रा आगे बढ़ने को देख ही नहीं सका। तो मैं अपनी आंखों पर कैसे एतबार करूं? ये गजाली जैसा आदमी कह रहा है, जो फलसफे और दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश की जिन्होंने। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी सेंसेस पर एतबार नहीं कर सकता, तो ना मैं अपनी अकल पर एतबार कर सकता हूँ। उस तरह से जिस तरह से फलसफी मानते हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जुमला बोला कि अगर कोई मुझे आकर, ऐसा शख्स जो सोने को, पत्थर को सोना बना दे और दरख्त को सोना बना दे, और वो मुझे आकर कहे कि दो जो है वो बड़ा होता है एक से, उलट कहना चाहिए कि एक जो है वो बड़ा है दो से, तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, मैं अकल की बात मानूंगा। तो चुनाचे मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इमाम गजाली जैसे आदमी तक सब ने अपना सोर्स, अपनी रिलायबल सोर्स जिसको करार दिया, वो रीजनिंग थी। हम रीजनिंग को अंडरस्टैंडिंग का एक टूल समझते हैं और कुरान और सुन्नत को सही इल्म का सोर्स मानते हैं। एक ये फर्क है जो मेजर फर्क कह लीजिए। और दूसरा फर्क ये है कि हम हाकिम किसको मानते हैं, यानी कुरान मजीद की बात के आगे झुकेंगे कि अकल की बात के आगे झुकेंगे। तो अकल ने तो बहुत सारे पैंतरे बदले हैं पिछले 2500-3000 साल में। अगर हम सुकरात से बात शुरू करें तो चलो 3000 साल हो गए, तो 3000 साल के अंदर अकल ने क्या क्या पैंतरे बदले हैं, वो कभी भी हक तक नहीं पहुंच सकती। इसकी वजह यह नहीं कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास कभी भी तमाम डाटा इकट्ठा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई आदमी, अभी स्टीफन हॉकिंग पिछले दिनों फौत हुए हैं, तो स्टीफन हॉकिंग हर वक्त मुताले में रहने वाला आदमी, लेकिन क्या उसने पूरे डाटा जो भी बायोलॉजी का था, जो फिजिक्स का था, जो केमिस्ट्री का था, जो जियोलॉजी का था, वो क्या उसके पास था कि वो पूरा एक फैसला कर सके? अकल का नतीजा ये निकलता है। तो कोई इंसान किसी वक्त भी पूरा डाटा अपने जहन में स्टोर करके, उसको एनालाइज करके एक हतमी नतीजे तक पहुंच जाएगा, ये कभी मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी सोर्स मानते हैं और वही को, कुरान की बात को, अल्लाह की बात को इसी अकल की रोशनी में समझते हैं बिलाशुबा, लेकिन उसको प्राइमरी सोर्स मानते हैं। ये बुनियादी फर्क है। बाकी इंशाल्लाह अगर कोई और पहलू हो तो जरूर पूछ लीजिएगा।